नमस्ते, नमस्कार। हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो आज हम लोगों को करना है वर्तनी शुद्धिकरण का अगला सेट। हम लोग 4 सेट कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अभ्यास कर लिया होगा। अब हम अगला करते हैं। अगला आता है सेट नंबर 5 हमारा। इसमें हमारा सबसे पहला शब्द है। आप सभी लोग जानते हैं हम अशुद्ध शब्द को देखते भी नहीं हैं, हम अशुद्ध शब्द पढ़ते नहीं हैं, हम सीधा शुद्ध शब्द हम देखते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है शब्द, हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, पहला शब्द है वेशभूषा। ध्यान दीजिए, 2 टुकड़ों में याद रखेंगे। वेशभूषा तो हम देखेंगे यह तो हमारा तालु श है, यह मूर्धा श है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वेशभूषा। ठीक है, इस तरह से। तो रफ कॉपी निकाल के बैठिएगा। जब हम यहाँ पे साथ में लिख रहे हैं तो आपको इसका अभ्यास करना है। वर्तनी शुद्धिकरण सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से आता है और किसी से नहीं। ठीक है, तो वेशभूषा मतलब होता है पहरावा। ठीक है, पहनना जिसे कहते हैं। तो यह शब्द हमारा बना है। अब शब्द आता है मनीषा। मनीषा शब्द देखो नाम भी है, स्त्री का नाम होता है, लेकिन मनीषा का मतलब बुद्धि भी होती है, बुद्धि का पर्यायवाची है। तो मनीषा, मूर्धा श इसमें रहेगा। तो हम जो फोकस करेंगे कि जब हम शब्द लिख रहे हैं मनीषा, तो यहाँ पर मूर्धा श हमारा इसमें आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा श्रीमती। श्रीमती शब्द आएगा हमारा, तो लिखेंगे श्रीमती। स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है श्रीमती। अब देखो एक शब्द और आता है मति। ये जो मति है, इस शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, इस मति का अर्थ होता है बुद्धि। तो बड़ी वाला मति हम लगाएंगे जब हम लिखेंगे श्रीमती। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे शब्द आता है हमारा पौरुष। तो पौरुष शब्द है, ये आपका बना है किससे, ये याद रख लेना। पुरुष शब्द में अ उपसर्ग है आपका। ठीक है, सॉरी प्रत्यय, उपसर्ग नहीं प्रत्यय। पुरुष शब्द में अ प्रत्यय जोड़ा गया है, जिससे क्या हुआ है, ये जो उ है ये ओ में बदल गया और शब्द क्या हो गया, पौरुष। पौरुष का मतलब होता है पुरुष के गुण। पुरुष के गुणों को पौरुष कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हम जब लिखेंगे इसको तो ध्यान रखना है हमें, पौरुष। ये जो हमारा उ है ये हमेशा छोटा ही उ रहेगा, ये ध्यान रखना। इसमें बड़ा उ मत लगाना, इसमें हम गलतियां कर देते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा अक्षुण्ण। अक्षुण्ण शब्द दिया हुआ है, तो देखो ध्यान रखना, अक्षु, अक्षु और न, आधा न और पूरा न। तो इसे आपको याद रखना है। जब हम लिखेंगे तो शब्द हो गया अक्षु इतना, और फिर आधा न और न पूरा। बिंदी में ये बदल नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया है कि एक पंचमाक्षर आधा आया है और उसके पीछे पंचमाक्षर दूसरा उसी का पंचमाक्षर हो, तो वो बिंदी में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा अक्षुण्य। ठीक है, अक्षुण्य मतलब कम के लिए कह देते हैं, थोड़ा कम जो होता है। आगे आता है शब्द अंजलि। अंजलि शब्द 2 तरह से लिखा जाता है। देखो यहाँ जो अंजलि लिखा हुआ है, इस अंजलि का अर्थ है, अंजलि का मतलब होता है जैसे हम हाथ ऐसे भरते हैं ना, यूं, जैसे कोई भी चीज हम ऐसे हाथ में उठाते हैं, तो इस चीज को अंजलि कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी ई की मात्रा होती है। तो जब हम लिखेंगे इसमें, तो अंजलि शब्द हम लिख रहे हैं तो इसमें छोटी ई की मात्रा रहेगी। अब जो मान लो हम ऐसे लिखते हैं अंजलि, बड़ी ई की मात्रा हमने लिखा यहाँ, तो जो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे है ये लड़की के नाम में आता है। तो अगर वाक्य में किसी का नाम दिया होगा तो ये चलेगा, लेकिन अगर मान लो ये कहे कि उसने अपनी अंजलि में पुष्प भर लिए, तो अगर ऐसे हो कि उसने अपनी अंजलि में पुष्प भर लिए, तो अंजलि मतलब इसे हाथों के लिए आएगा, तो इसमें फिर छोटी ई की मात्रा ही प्रयोग होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा अध्यात्म। शब्द है अध्यात्म। अब हमको पता है अध्यात्म शब्द हमारा किससे बना है, अधि प्लस आत्म से बना है, अधि प्लस आत्म। ठीक है, तो अब इसमें हो जाती है संधि
इसका जो ई है इस आ से जुड़ता है और यह शब्द हमारा क्या हो जाता है, आधा धा हो जाएगा, ई बदल जाती है य में और ये आ जुड़ जाता है तो अध्यात्म शब्द बन जाता है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, मतलब हम निराकार, एक तरह से निराकार ईश्वर की बात जिसमें करते हैं, अध्यात्म। ठीक है, अब इसी अध्यात्म से शब्द बनता है आध्यात्मिक। अब अध्यात्म में हम क्या जोड़ देते हैं, इक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है हमारा, आध्यात्मिक बन जाता है। तो यह भी लिखने को आता है। तो आध्यात्मिक जब हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, इक तो जुड़ेगा ही, लेकिन जो हमारा लघु अ है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो आध्यात्मिक सही होगा और अध्यात्म सही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आध्यात्म सही नहीं होगा, अध्यात्म सही होता है। हमको ये पता है कि किससे बना है, अधि प्लस आत्म से बना है। कौन सी संधि हुई है इसके अंदर, यण संधि इसके अंदर हुई है। ठीक है, अब आगे आता है शब्द है हमारा पारिवारिक। शब्द दिया है पारिवारिक। अब यह शब्द आपका किससे बना है, शब्द है परिवार। ठीक है, परिवार शब्द में क्या जुड़ा है, एक प्रत्यय जुड़ा है। अब प्रत्यय आपने पढ़ा हुआ है तो आप देख लेते हैं इसमें। तो प्रत्यय पढ़ा है तो इक जुड़ेगा, तो ये क्या करेगा, जो पहला स्वर होता है उसमें दीर्घ परिवर्तन करता है। तो क्या हो जाएगा, पा री वा, और र का अ हटाकर ई जोड़ दिया, यानी पारिवारिक। तो शब्द इस तरह से बन गया। अब आपको इसका बनाने का तरीका पता है कि इसमें क्या जुड़ा है क्या है, तो ये शब्द आप शुद्ध लिख लेंगे, पारिवारिक। ठीक है, तो एक प्रत्यय इसमें जुड़ा, इस तरह से शब्द बना पारिवारिक। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि परिवार से करके पारिवारिक करके सही कर देते हैं जब हमें नहीं होता है ज्ञान। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परिवार शब्द में एक जोड़ने पर शब्द क्या बन जाता है, पारिवारिक बन जाता है। ठीक है, विशेषण बन जाता है, परिवार का विशेषण हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना पारिवारिक स्थिति। ठीक है, तो विशेषण हो गया ये। तो आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है 36। तब देखो 36, अब हिंदी की गिनती आपकी परीक्षा में ना वर्तनी शुद्धिकरण में ही लिखने के लिए आती हैं। अब सिर्फ ये 36 की बात नहीं है, और भी संख्याएं हैं हमारी। तो 36 में हमें ध्यान देना है, आधा त रहेगा। अब आधा त या तो आप ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, या तो आप ऐसे बनाओ कि त ऐसे रख के यूं बन जाता है, तो इसका मतलब ये आधा त और पूरा त है। ठीक है, और फिर ये बड़ी की मात्रा और ऐसे आ गया। अब या तो आप ऐसे लिख के ऐसे बनाते हो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, आधा ता ऐसे लिख रहे हो, ता ऐसे लिख रहे हो। मानक रूप ये है ऐसे लिखने का, ये आधे ता मतलब जब आधा ता और पूरा ता आता है तो मानक रूप ये माना जाता है। बात समझ में आ गई? तो दोनों बातें हैं, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, अब आता है शब्द है अहेतु की। देखो इसको कैसे आपको अहेतु की 3 टुकड़ों में तोड़ लो। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब वर्तनी आपको ज्यादा बड़ी लगे तो उसे 3 टुकड़ों में तोड़ लो। अहेतु की, अब आपने इसको ऐसे लिखा अहेतु, अहेतु और की, तो अहेतु की शब्द आ जाएगा और वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो 3 हिस्सों में आप इसको याद रख के जब करेंगे तो आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, अब शब्द आता है आपका, आगे दिया है ऊपरी लिखित। अब यहाँ पे भी इसे 2 टुकड़ों में कर लो, ऊपरी और लिखित। लिखित तो हमको आता ही है, छोटा शब्द है, तो ऊपरी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो शब्द हमारा आ गया, हम लिखेंगे ऊपरी और फिर लिखित। ठीक है, लिखित। तो इस तरह से ऊपरी लिखित शब्द आएगा तो हम आराम से उसको लिख लेंगे और उसकी वर्तनी को आराम से सीख लेंगे। ठीक है, तो जब भी बड़ा शब्द आ जाए उसको टुकड़ों में तोड़ के याद करो। ठीक है, अब शब्द आता है आपका परिपार्श्विक। शब्द दिया है, अब परिपार्श्विक शब्द याद रखना है आपको, परिपार्श्विक। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। तो लिखेंगे हम, शब्द है परि। ठीक है, अब शब्द है पार्श्व। ठीक है, अब पार हमारा जो र है वो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका उच्चारण आ रहा है और हमको पता है आधा है, तो जो हमारा श दिया हुआ है इसके विक की मात्रा है यहाँ पर,
तो तब ये शब्द हमारा आ रहा है परिपार्श्विक। अब देखो इसको खोल के थोड़ा सा समझ लो। जैसे हमने यहाँ पे ये पा लिखा है, इसके बाद हमारा र आधा है, फिर हमारा ये श आधा है, ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा व है और व की यहाँ पे ई की मात्रा है। तो अब क्या होता है, ये स को भी सहारा दे रहा है, र को भी सहारा दे रहा है, तो ये जब ई आके जुड़ता है तो जब हम इसे लिखेंगे ना पार्श्विक, तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं तो इसके बाद ये हमारा ई पहले आता है। ई पहले आएगा तो ये र को सहारा दे रहा है और फिर ये जो हमारा श है इसको सहारा दे रहा है, फिर हमारा ये व आ रहा है। तो आपको इस पॉइंट पर ध्यान रखना है। तो ये पार्श्विक लिख लिया आपने और इसके सामने आ गया परि, तो परिपार्श्विक। इस तरह से आप इस शब्द को कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे इसको लिखने का तरीका है। अब ये इसमें संधि नहीं है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है इस शब्द में। आगे शब्द आता है अधिशासी। अधिशासी, तालु श और दंत सा। पहले तालु श आया फिर दंत सा आया यहाँ पे, अधिशासी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिखेंगे। शब्द आ गया हमारा अधि सा शा और सी। तो 3 टुकड़ों में आप इसे कर सकते हो जिससे आपको पता चल जाए अधि शा, तालु वाला शा और सी। इस तरह से आप इस शब्द को लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, वर्तनी में। अब आगे शब्द आता है हमारा पतित। पतित तो सरल सा है, पतित आप लिख लेंगे, ठीक है, आराम से। पतित शब्द हो गया पतित, ठीक है, आराम से आ गया। फिर शब्द आता है अगला जिजीविषा। जी, अब इसमें जी जी विषा, 3 टुकड़ों में इसको तोड़ना है। जिजीविषा आजीविका के लिए बोल देते हैं ना। तो देखो इसको आपको याद रखना है। पहले तो छोटी ई की मात्रा जी, फिर बड़ी ई की मात्रा जी, जी जी और विषा। और ये विषा मूर्धा श है इसमें, तो ये फोकस करना है आपको। इसमें मूर्धा श पे फोकस करना है, ई को लेकर फोकस करना है। हमेशा गलतियां हो जाती है इसमें, हर बार कभी कभी परिवर्तन आता है। तो आपको ऐसे याद रख लो, इसमें जब जिजी विषा लिखोगे, छोटी ई की मात्रा पहले जी पर, फिर बड़ी ई की मात्रा दूसरे जी पर, फिर विषा पर, फिर से छोटी ई की मात्रा, और ये मूर्धा श हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप टुकड़ों में इसको याद रखेंगे तो आप 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब आता है शब्द हमारा उच्छृंखल। उच्छृंखल शब्द जो बना है ये आपकी इसमें संधि हुई है, ठीक है, व्यंजन संधि है इसमें। उत प्लस श्रृंखल से बना है ये, ठीक है, उत प्लस श्रृंखल से। अब क्या है, इसमें संधि होती है, त का मेल जो है वो किससे होता है, स से होता है। त का मेल किससे हो रहा है, तालु श से। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ये त बदल जाता है च में और ये श बदल जाता है छ में। ठीक है, और जब ये बदल गया तो यही शब्द यहाँ पे परिवर्तन आ गया। ये हो गया आधा च और छ के नीचे आ गया ड़ी जो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये छ के नीचे ड़ी की मात्रा आ गई और शंग, ये अंग होकर और खल। तो इस तरह से शब्द बन गया उच्छृंखल। तो अब ये आपको पता चल गया कि इसमें संधि है और ये आपकी संधि में पूछा जाता है, व्यंजन संधि है इसमें। इसे मैं आपको कहती हूँ मिसाइल वाला नियम। अगर याद होगा आपको, संधि पढ़ी है तो मिसाइल वाला नियम के अंतर्गत हमारे 2 बदलाव होते हैं। तो ये वही बदलाव है, त बदल जाता है च में और ये श बदल जाता है छ में। ठीक है, तो यही इसमें परिवर्तन होता है नियम के अंदर। तो यह शब्द हमारा बन गया। अब इसको आपको लिखना है, अब इसे आप लिखो उच्च। ठीक है, तो आप ऐसे करो, आधा च और छ के नीचे फिर री और अंग लगा के खल। इस तरह से उच्छृंखल शब्द हम इसे कर लेंगे। ठीक है, शब्द आता है आगे हमारा पुष्प धनवा। ये तो सरल है, पुष्प धनवा। पुष्प मतलब फूल हो गया, धनवा यानी बाण। जिसके पास फूलों के बाण है, किसका पर्यायवाची है, ये कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, तो शब्द आ जाएगा पुष्प, पुष्प धनवा, अधना हो जाएगा धनवा। ठीक है, तो पुष्प धनवा सरल है, आराम से लिख लेंगे। फिर आगे आता है हमारा शब्द सांप्रदायिकता। अब देखो सांप्रदायिकता शब्द जो आपका बना है,
सांप्रदायिकता। अब आपको लगाना है इसमें ये कैसे बना है, तो देखो ध्यान देना, ये है आपका शब्द है संप्रदाय, ठीक है, और इसमें जुड़ा है इक प्रत्यय, इक प्रत्यय और फिर जुड़ा है ता, ठीक है। तो संप्रदाय में इक जुड़ा है, जब संप्रदाय में इक जुड़ता है तो ये स का जो अ है ये क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो सांप्रदाय, इक जुड़ गया इक और फिर आ गया इसमें ता, तो ये बन गया इतना बड़ा शब्द सांप्रदायिकता। तो आपको याद रखना है कि संप्रदाय शब्द है, संप्रदाय में पहले जुड़ता है इक, तो जब संप्रदाय में इक जुड़ेगा तो इक तो बाद में आप जोड़ लोगे, बस स में क्या करना है, आ को बढ़ा देना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कैसे, जैसे शब्द लिख गया संप्रदाय, ठीक है। अब इसमें आपको जोड़ना इक, तो कैसे जोड़ेंगे, अब य पे यहाँ पे इक जोड़ेंगे, ये हो गया इक, और परिवर्तन क्या करेंगे, लघु का यहाँ दीर्घ कर देंगे, तो सांप्रदायिक हो गया, और फिर आ गया ये ता, तो ये ता जुड़ गया, तो शब्द हमारा बन गया सांप्रदायिकता। कितना भी बड़ा शब्द हो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें नियम पता है, जोड़ना आता है। अगर हमें ये पता चल गया कि इसमें प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग है, इसमें संधि है, ये हमें पता चल जाता है, तो नियम से करके हम शुद्ध निकाल देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे आता है शब्द हमारा महत्वपूर्ण। तो देखो यहाँ जो ये लिखा हुआ है महत्वपूर्ण, ये गलत है, इस पे ना ता पे डबल मात्रा है, ये ऐसे लगेगा, इसको सही कर लो और लिख लो इसको। तो शब्द आपका होता है महत्व, दो ता बनेंगे, ठीक है। महत्व आप जब भी लिखेंगे ना तो इसमें आपको ध्यान देना है, ये आधा ता और ये आधा ता, ठीक है, आधा ता और दो आधे ता है। महत्व पूर्ण, किताबों में आपको एक ही ता मिलेगा अक्सर, लेकिन परीक्षा में आपका सही इसी को किया जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना। जब भी महत्व होगा इसमें दो आधे ता होंगे, इस पर फोकस कर लीजिएगा कि जब भी महत्व हमारा आएगा महत्वपूर्ण, इसमें दो हमारे ता होंगे, ये हमें फोकस करना है, ठीक है। बात समझ गए, चाहे महत्व आए चाहे महत्वपूर्ण आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारा ज्वाला। ज्वाला तो बहुत आसान है, ज्वाला, ठीक है, आराम से कर लोगे। फिर दिया है श्रद्धा सुमन, श्रद्धा सुमन भी हम बहुत आसानी से कर लेंगे। शब्द हो गया श्रद्धा, श्रद्धा, अब ये द जो है हमारा आधा है और ये ध हमारा पूरा है, श्रद्धा। देखो बहुत सारे छात्रों को ना ऐसे लिखने की आदत होती है, इस ध को ऐसे बना देते हैं, कभी भी ऐसे मत करना, ये गलत हो जाएगा। ऐसे कर दोगे तो लगेगा आधा ध है और द पूरा है, ठीक है। हमेशा द के नीचे बनाना है। मैंने बहुत सारे अध्यापकों को भी इस तरह से देखा है कि वो भी बनाते समय इसी तरह का ध्यान नहीं देते, ऐसे आधा द बना देते हैं। तो आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि नहीं, ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाते हैं तो शब्द बदल जाता है हमारा। जो ये द है, द आधा है, इसके नीचे ध यहाँ पे ही बनाना है। अगर आप इसके आगे ऐसे बना देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिर आधा ध दिखेगा और द पूरा दिखेगा। तो आपको ये बनाना है, ये नहीं बनाना है। तो श्रद्धा और सुमन तो शब्द हो गया पूरा, ठीक है, श्रद्धा सुमन, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे शब्द आता है हमारा भगवद गीता। तो भगवद गीता शब्द दिया है भगवद गीता। अब इस शब्द में भी संधि है हमारी, यह शब्द किससे बना है, भगवत गीता से बना है। व्यंजन संधि इसके अंदर है, त का मेल तीसरे वर्ग से होने पर ये त अपने तीसरे वर्ग में बदल जाता है। तो इसका मतलब अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो त का तीसरा वर्ण क्या है, द है, तो यह शब्द क्या हो जाता है, फिर ये हो जाता है भगवद गीता, ठीक है। इस तरह से कभी कभी आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, द के नीचे ग, ऐसे यूं आके ऐसे, ठीक है, भगवद गीता ऐसे, तो ये भी दिख सकता है आपको।
तो ये भी सही है आपका। ठीक है, चलो आगे शब्द आता है जगत जननी। इसमें बहुत गलती करते हैं, इसमें भी व्यंजन संधि है। शब्द क्या है आपका, जगत प्लस जननी शब्द से बना है, जगत जननी। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें व्यंजन संधि का नियम लगता है त का मेल ज से हो रहा है। तो जब त का मेल ज से होता है तो ये त ज में ही परिवर्तित हो जाता है। तो शब्द क्या हो जाता है हमारा, ये जब त मिल गया तो जगह आधा ज हो गया और जननी शब्द है ही, तो इस तरह से ये जगत जननी हो जाता है। तो इसको लिखते समय ध्यान रखना, जगत जननी। ठीक है, चलो अब आगे शब्द आता है हमारा अधिकांश। तो सरल शब्द है अधिकांश। ठीक है, शब्द हो गया अधिकांश। ठीक है, अधिकांश मतलब जो अधिकतर होता है उसके लिए। फिर आता है आपका शब्द आगे द्रष्टव्य। शब्द को याद रखना, द्रष्टव्य। ठीक है, प्रत्यय लगा है इसमें, शब्द है आपका दृष्ट, दृष्टव्य। इस तरह से दृष्टव्य का मतलब होता है देखने योग्य। ठीक है, जिसे देखा जा सकता हो। आगे शब्द आता है आपका प्रतिज्ञा और दूसरा शब्द है प्रतीक्षा। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आते हैं। तो आप देखो ध्यान दो, प्रतिज्ञा। अब इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, प्रतिज्ञा में आ जाती है बड़ी की मात्रा, तो वहां पे कंफ्यूजन हो गया, और प्रतीक्षा शब्द में आ जाती है छोटी की मात्रा, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब मैं आपको एक ना शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, मतलब एक तरीका ऐसे समझा देती हूँ उसके। प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा का मतलब जब हम शपथ लेते हैं, तो जब हम शपथ लेते हैं कि कल से सुबह 5 बजे उठूंगा और जिम करूंगा और ये करूंगा, तो ये शपथ ली, ये प्रतिज्ञा ली। लेकिन होता क्या है, अगले सुबह 5 बजे अलार्म बजती है, बंद करके सो जाते हो, टूट गई प्रतिज्ञा। कितनी जल्दी टूट गई, छोटे से समय में टूट गई। तो छोटे से समय में टूट गई प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा छोटे से समय में टूट जाती है, तो हमेशा याद रखना कि प्रतिज्ञा में छोटी ई की मात्रा ही रहेगी। ठीक है, इस तरह से याद रखना, प्रतिज्ञा छोटे से समय में टूट जाती है तो इसमें छोटी ई की मात्रा रहेगी। फिर आता है प्रतीक्षा। तो जब हम प्रतीक्षा की बात करते हैं, जब हम किसी चीज की प्रतीक्षा करते हैं, तो हमें 1 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगती है। जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो इंतजार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो प्रतीक्षा में बड़ी ई की मात्रा रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से जब आप दोनों पॉइंट को ऐसे याद रखेंगे तो अब कभी गलती नहीं होगी। तो बात समझ में आ गई ना आपको। तो प्रतिज्ञा में छोटी ई की मात्रा रहेगी, तो प्रतिज्ञा लिख लोगे आराम से, और प्रतीक्षा में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, क्योंकि प्रतीक्षा बहुत लंबी लगती है हमें। तो इस तरह से हमेशा शुद्ध लिख पाओगे। तो बात ऐसे आपको समझना है, जब कभी शब्दों में ये आए तो ऐसे आप कुछ भी अनुमान आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो वर्तनी शुद्धिकरण है आज हम लोगों ने यहाँ पे किया। अब मैम दुगना होता है या दुगुना होता है? बेटा दुगना नहीं होगा, गना नहीं होता, गुना होता है। देखो एक बात ध्यान रखो, 2 शब्द होते हैं, 2 गुना। ठीक है, इस तरह से सकते हैं, अपने आप में गुना शब्द है ये। ठीक, ये शब्द याद रखना। और अब हम इसे 2 गुना करके 2 गुना कर देते हैं, या दू करके 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से, लेकिन ये गना नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैम इससे हो जाएगी अच्छी तैयारी, बुक की नीड तो नहीं होगी? देखो बेटा, एक ऐसा होता है कि अगर मैं आपको ये कहूँगी कि YouTube पर जैसे आप लिख रहे हैं, आप इससे करना चाहते हैं, अगर आपको पैसों की समस्या है, दिक्कत है, तो आप यहाँ पे मेहनत कर लें। और अगर आपको पैसों की दिक्कत नहीं है तो किताब मंगा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप मोबाइल ही लेके बैठें, क्योंकि मोबाइल जो है वो आपको कहीं ना कहीं, आप जा रहे होते पढ़ने के लिए और वो आपको कहीं और दिशा में ले जाता है। तो
मैं तो यही कहूँगी कि पढ़ते समय आप लोगों को जब जिस समय आप रिवीजन कर रहे हैं, आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, तो पढ़ते समय आप अपने मोबाइल को अपने से दूर रखो और किताबें और अपने नोट्स के साथ ही बैठो, तो ज़्यादा अच्छे से आप स्टडी कर पाते हो, है ना। तो आप ले सकते हो, अब आपकी मर्जी है। चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आया मैम, क्या ट्रिक बताई है आपने, वाह। हाँ, तो बस इसी तरह से आपको कुछ कुछ ट्रिक्स मैं बताती रहूंगी, आप इसी तरह से सीखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वर्तनी शुद्धिकरण में हमने सेट 5 किया है। आप सभी लोगों को क्या करना है, इसको रफ कॉपी पे दोहराना है। इनमें से जो शब्द आपको लग रहा है कि कठिन है और ये मुझसे नहीं आता है, तो उसको 10 बार लिख कर छोड़ दीजिए, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिए इसको। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।